आज मैं फिर एक बार ये अडानी ग्रुप के स्कैम के मामले में बात करूंगा। तो ये अडानी संघ का घोटाला, महा घोटाला। अब इसमें ग्रुप में तकरीबन 10 कंपनी है और इनके शेयर होल्डिंग जो होती है, जो कैपिटल बेस कैपिटल होती है, ये एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर परचेज करती है, उसमें इन्वेस्ट करती है। तो जैसे अडानी ग्रीस, अडानी एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट्स, अडानी गैस, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी, सांघी, एनडीटीवी, ऐसी कंपनियां हैं। और ये सब कंपनियां जो है ये ग्रुप क्यों कहलाती हैं? क्योंकि व्हील विद इन व्हील, जैसे मेगलवास में होता है, कौन सा व्हील किस साइड में घूम रहा कुछ पता नहीं चलता एक आम आदमी को। तो इसमें हर कंपनी के अंदर 5% से 15%, 20% तक जो शेयर होते हैं, ये एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। इसीलिए ये ग्रुप कहलाता है, कंपनियों का संघ, समूह। तो इसके अलावा इनकी बहुत सी शेल कंपनी होती हैं जिसमें फॉरेन कंट्री से पैसा आता है। वो सीक्रेट मनी होती है, किसी को नहीं पता होता। और ये इसकी शेयर वैल्यू मार्केट मैनिपुलेशन उन शेल कंपनियों से जो आती है पैसा, फॉरेन कंट्री से आता है, उसके थ्रू होता है। वो एक मीडिया है। कंपनी की शेयर वैल्यू को अनाप शनाप बढ़ाने के लिए, जिससे कि मार्केट से ज़्यादा से ज़्यादा मनी बोरो की जा सके और चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट पे जनरेट की जाए, बोरो की जाए। उसका पर्पज यही होता है। बिजनेस मॉडल यही है। जब 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था, वो शेयर होल्डिंग कंपनी थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उसी के बाद, वो भी शेयर होल्डिंग कंपनी थी। तो ये तकरीबन 300 साल की हिस्ट्री है। ये सब प्राइवेट कंपनी बनी थी। बाद में फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी नेशनलाइज कर लिया था यूके की गवर्नमेंट ने 1976 के आसपास। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो रही, आज भी जिंदा है। ये कंपनी जो होती है, ये एंटिटीज, कभी इनकी डेथ नहीं होती। डॉर्मेंट तो हो जाती हैं ये, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी, हिंदुस्तान पे राज किया 90 ईयर्स, 90 साल। 1747 से 1857, जब गदर हो गया था, तो ये उस यानी कि इसका ये जो ये शेयर होल्डिंग है, ये इसका तब लगभग 300 साल का इतिहास हो गया। इसमें बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, सारी दुनिया में हुए हैं, ऐसे इंडिया में ही नहीं हुए, सब जगह होते हैं। पहले भी हुए, आजकल भी हो रहे, आगे भी होंगे। इसको, इन स्कैम को समझना और इसका रेमडियल मेजर, और उस झटके से कैसे अपना पैसा निकाल सकें। क्योंकि जो हमने शेयर परचेस किए, हमारा तो पर्पज उसकी ग्रोथ है ना, और उस पैसे को निकालना है। तो चोर की जेब से पैसा निकालना
बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है ये। कानून तो बहुत बने हैं। तो अब जो है यूएस में सबसे पहले 1977 में लॉ बना था। तो उस लॉ को नाम दिया गया क्लास एक्शन सूट, कि एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स या कंज्यूमर्स यूएस की कोर्ट में क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। और 1977 से बहुत क्लास एक्शन सूट फाइल हुए हैं यूएस में। बहुत कंपनियों को कंपनसेशन देना पड़ा है, उनकी रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई है। इंडिया में भी, बाकी और कंट्रीज ने भी यूएस को फॉलो किया, तो सभी यूरोपियन कंट्रीज में अब क्लास एक्शन सूट फाइल करने का कानून बन चुका है, रिवाज भी है। इंडिया इस मामले में थोड़ा लेट लतीफ़ रहा। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 245 a group of investors, shareholders को क्लास एक्शन सूट फाइल करने के लिए पावर करता है। वो कंपनी से जो उनको लॉस हुआ उस इन्वेस्टमेंट में, उसकी वसूली कर सके। ऐसी भी जो कंज्यूमर्स हैं, एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, वो भी क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। और ये क्लास एक्शन सूट नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल में फाइल होगा। इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में है, और कुछ स्टेट के बड़े सिटीज़ में जैसे मुंबई है, मद्रास है, हैदराबाद है, इलाहाबाद है, जहाँ हाई कोर्ट्स हैं वहाँ इसकी सर्किट बेंच भी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। वहाँ कहीं भी आप क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। तो एक तो बात ये हुई कि जो इन्वेस्टर्स हैं या विक्टिम्स हैं, ये सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में क्लास एक्शन सूट फाइल करके अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए इस पे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे एनटीपी इस एनसीएलटी में सूट फाइल करें। और ये सूट जो है एक नहीं होगा, ये हर कंपनी की, क्योंकि अगर 10 कंपनी है, ये सब ये आप कंपनीज एक्ट में सेपरेटली रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। तो इसके अंदर सूट फाइल कीजिए आप। ये हमारा जो देश है भारत, ये मैं इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता हूं, थर्ड क्लास कंट्री। अब ये है कि फर्स्ट क्लास कंट्री कौन है? तो फर्स्ट क्लास कौन है इंडिया में? तो मेरी निगाह में जो फर्स्ट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया, लीगल प्रोविजंस ऑफ इंडिया और मीडिया, ये फर्स्ट ग्रेड के आदमी हैं। सेकंड ग्रेड के आदमी इंसानों में आते हैं परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, जो सरकार चलाती है, और बिजनेसमैन,
ये सेकंड ग्रेड के आदमी है। थर्ड ग्रेड के कौन है? पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, म्यूनिसिपल बोर्ड्स और विलेज पंचायत, ये थर्ड ग्रेड के हैं। तो हमारा कंट्री थर्ड ग्रेड वालों से ही प्रिडोमिनेटली चल रहा है। और फोर्थ ग्रेड में आते हैं करप्ट और कम्युनल जुडिशरी। तो ये चार क्लास है, चार कौन है एक स्क्वायर के। अब मैं देखता हूं कि मैं जो कहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड में जो है सिटीजन, द पीपल ऑफ इंडिया, वो अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनकी क्या खूबी है? उन्होंने जो बहुत से इन्वेंशन किए हैं। किंग अशोका कलिंग की लड़ाई के बाद शांति अहिंसा की बात की, सबकी भलाई की बात की, और जगह जगह रॉक्स पे और पिलर्स बनवाए और उनमें उसका मैसेज लिखवाया। उसके बाद अमन शांति कुछ आई। जब गुप्त वंश का शासन था भारत में, बनियों का राज था, बड़ी तरक्की हुई। ये 5th और 6th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। अशोक की जो है 2000 साल पुरानी बात है। ये जो गुप्त वंश का था, ये 1400-1500 साल पहले की बात है। उसमें आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया में पहली दफ़ा बताया है कि ज़मीन अपनी एक्सेस पे तो घूमती है, साथ साथ सन के भी चारों तरफ घूमती है। जीरो का इन्वेंशन किया। बहुत बड़े मैथमेटिशियन। और उसी टाइम में कामसूत्र लिखने वाले चाणक्य, कालिदास, मेघो बादल मेरा प्यार का संदेशा मेरी प्रेमिका तक पहुंचा दे। ग्रेट फिक्शन उपन्यास कालिदास। तो आर्यभट्ट आज जो स्ट्रीट लाइट घूम रहे हैं, एक स्ट्रिंग एक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक इलास्टिक में एक आगे बॉल बांध दें, थोड़ा वजन बांध के उसको घुमाएं गोल गोल गोल। जितनी तेज स्पीड से घुमाएंगे उतनी तेज वो बॉल स्टिक लंबी हो जाएगी, सेंटर से भी उंगली से दूर हट जाएगी। और जो आज जो जमीन से हम स्ट्रेट लाइट छोड़ रहे हैं, वो स्ट्रिंग एक्शन पर बेस्ड है। जमीन से छोड़ते हैं, स्पेस में जाते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के, उससे बाहर निकलने के लिए अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जितनी तेज उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, इलोंगेशन होता है स्ट्रिंग का, अर्थ का, और अल्टीमेटली वो इलिप्टिकल उसमें आगे और अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर चले जाते हैं और इंडिपेंडेंटली आसमान में उड़ते हैं स्पेस में। चांद पे जाने के लिए उसके ग्रेविटेशन फोर्स में चले जाते हैं। तो ये सब कमाल था आर्यभट्ट की, जो उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रिंग थ्योरी जो प्रोपाउंड की थी अब से 1500 साल पहले। तो स्टील उज्जैन के पास ये विदिशा एक कस्बा होगा, उस टाइम तक गांव ही होगा, वो स्टील का पिलर वहाँ से उखाड़ के ले गए तकरीबन अब से 800 साल पहले।
और जहाँ आज दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसके पास एक ओपन स्पेस में उसको गाड़ दिया। उसमें आज तक जंग नहीं लगा। दुनिया की बेस्ट स्टील, मेटलर्जी का कमाल। ऐसे भी हमारे यहाँ मेटलर्जिस्ट के एक्सपर्ट्स हैं। उससे भी आगे हम चलते हैं तो कैलकुलस 14th सेंचुरी में एक केरला के मैथमेटिशियन थे, मंदिर के पुजारी, उन्होंने कैलकुलस का इन्वेंशन किया। पावर ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट, जिसकी पे सारी स्पेस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री बेस्ड है आज भी। तो उस कैलकुलस इंटरनल और डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट मैथमेटिशियन, दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर रहा। फिर रामानुजम, वो भी केरला के थे, वो तो अभी 19th सेंचुरी में थे। उनकी भी कई इक्वेशंस हमें आज भी ये रोशनी दिखाती हैं। साइंस के फील्ड में रमन इफेक्ट, लाइट का स्पीड ऑफ लाइट, वो पहले थे जिन्होंने उसको नापने वाले थे, और उसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला था। वो जो था रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के सिटीजन लॉ, कानून, हमारे यहाँ 1860 का आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, दुनिया में कहीं पहली दफे लॉ कमीशन बना तो 1934 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब राज था, फर्स्ट लॉ कमीशन बना इंडिया में। और उसका चेयरमैन बनाया गया मैकाले को, जिनको बाद में लॉर्डशिप की भी उपाधि दी गई। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। उन्होंने हमें इंडियन पेनल कोड 1860, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसे महान कानून दिए। मैचलेस, इंडिया में गवर्नर जनरल के दस्तखत से सब कानून लागू हुए। तो क्यों वो 1934 में बनाया था, मगर 57 में गदर हो गया। 1857 में, 1834 में बना था फर्स्ट लॉ कमीशन। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना 1861, जिसमें क्वीन विक्टोरिया ने वादा किया था होम रूल, परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट और पेंशन, 6 वादे थे। कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में, विक्टोरियन अल्बर्ट मेमोरियल में आज भी पत्थर के ऊपर वो 6 क्वीन विक्टोरिया के वादे खोले हुए हैं, एनग्रेव किए हुए स्टोन के ऊपर, जिसके मुताबिक आज भी हमारी सरकार चल रही है। अब आता हूं मैं मीडिया तीसरा, फर्स्ट ग्रेड की एंटरटेनमेंट। आजाद, बहुत से मीडिया वाले जेल गए, उनकी हत्याएं भी हुई, मर्डर भी हुए, मगर मीडिया किसी का गुलाम नहीं बन पाया, कोई नहीं बना पाया। बड़े बड़े शूरमा आए, लड़ाइयाँ लड़ी, जीती हारी, मीडिया वाले वही खड़े रहे। एक किसान, फार्मर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, जो ये एस्ट्रोलॉजी का था पहला जो ग्रामर किताब, वो भी तकरीबन अब से
1500 साल पहले। भृगु संहिता, भृगु संहिता पद्धति, ये मैंने जब 57-58 में 1958 57-58 में पढ़ता था, मैं 7वीं-8वीं क्लास में, मथुरा के किशोरलाल मिलिट्री कॉलेज में। मेरे फादर को बड़ा किताबें खरीदने का, पढ़ने का शौक था, वो मैंने पढ़ी थी। ये जो पंचांग बनते हैं, ये सब उसी पे बेस्ड है। तो महान ज्योतिषी, एस्ट्रोफिजिक्स, मैथमेटिशियन इस भारत देश ने दिए दुनिया को। जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट। तो इसलिए मैं इनको फर्स्ट ग्रेड में रखता हूं। ये सिटीजन, लॉ एंड मीडिया, आजाद, ये किसी का गुलाम नहीं है इंसान। वो स्वयंभू है, सोवरेन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बाप है। और उसके 3 पिल्ले हैं, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, एग्जीक्यूटिव हेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और थर्ड जुडिशरी। पर ये तीनों पिल्ले फेल हो गए हैं, तीनों बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन के फेल हो गए हैं, जो मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एट 75 साल में, मुझे कोई झिझक नहीं होती। जब पार्लियामेंट के मेंबर, असेंबली के मेंबर खुद ही एफिडेविट देते हैं कि हमारे खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी संख्या 30-35 पर है, यानी 1/3 आदमी क्रिमिनल हैं पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में। वही लॉ मेकर हैं, वही गवर्नमेंट चलाने वाले हैं। क्या कहें, तो वो थर्ड ग्रेड ही कहोगे ना आप। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेकंड ग्रेड, वो अपनी मनमानी करती है। वो चीफ मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कुछ, यस सर, यस सर तो कहेगा, मेरे को ट्रांसफर कर दे, कुछ करने से वो ट्रांसफर कर सकते हैं बस, बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसे ट्रांसफर कर सकती है। तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव अपने मन माफिक काम जो ठीक समझती है, लॉफुल समझती है, जनता के हित में समझती है, देश के हित में समझती है, वो करती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये सेकंड ग्रेड के आदमी है, थर्ड ग्रेड के नाम मानो पॉलिटिकल। और फोर्थ ग्रेड की है करप्ट और कम्युनल जुडिशरी। 80% जजेस हाई कोर्ट के, 65% हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, 80% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, 60%, सुप्रीम कोर्ट के 20-25%, ये करप्ट है। और ये 80% कम्युनल भी है। इसमें लग रहता है कैसे हिंदू मुसलमानों में दंगा कराओ, हिंदुओं में ईसाइयों में दंगा कराओ, मारपीट कराओ, कत्लेआम कराओ, मस्जिद का झगड़ा खड़ा करो, जिसका लेटेस्ट नमूना आपको दिखाई देगा। अभी DY चंद्रचूड़ साहब जो हमारे CGI में रिटायर हुए हैं, इसी नवंबर के महीने में चलते चलते ठुड्डा मार गए CTS को। अयोध्या के में भी जो जजमेंट था आर्टिकल 142 में दिया था, जहां कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसी जैसे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में एम्पावरमेंट है, ऐसी हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी सेक्शन 151 है, 151 में सिविल प्रोसीजर कोर्ट के पावर है टू रेंडर जस्टिस। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं है, इनका एम्पावरमेंट सबका बराबर है। अब जो 1991 का पुलिस वर्षिक एक्ट था कि भाई जो 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है किसी मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। जो तंत्र हमारे CGI साहब ने कह दिया, अपने जजमेंट में लिख दिया कि इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि उसका सर्वे नहीं किया जा सकता, तो उसका सर्वे किया जा सकता है। अब कोई भी
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, 1.25 रुपये का टिकट लगाएगा, आज शर्त का 5 रुपये का लग गया है। पहले 2 रुपये का एफिडेविट होता था दिल्ली में, अब शायद 10 रुपये का हो गया, पता नहीं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रेट है। ठग बैठे हुए हैं सबके सब। स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन में, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है ना, वो भी अभी नहीं चेंज हुआ है, तो उसके शेड्यूल चेंज होते हैं, टैक्स रेट बढ़ा देते हैं स्टैम्प ड्यूटी का। बाकी 1889 वाला ही स्टैम्प टैक्स चल रहा है आज भी। आप रजिस्ट्री कराने जाइए अपनी प्रॉपर्टी की, लैंड की, वो स्टैम्प ड्यूटी आपको टैक्स उसी हिसाब से पे करना पड़ता है। तो उन्होंने कह दिया कि इसमें 1991 के एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि सर्वे नहीं हो सकता। अब मैं जो है आपके जाऊं मकान पे कि जी मेरे जो पुरखों ने 500 साल पहले यहाँ शिवलिंग लगाया था, तो मैं आपका मकान तोड़ के खोद के देखूंगा इसमें शिवलिंग है नहीं है, और कोर्ट से ऑर्डर करा दूँ, तो मेरी आपकी लड़ाई हो जाएगी ना प्यारे दोस्तों, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मारा मारी हो जाएगी। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे महान कम्युनल माइंडेड आदमी है, पैटी मैन सिटिंग ऑन हाई पोस्ट। भ्रष्टाचार ही तो है, भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं, वो तो सब आम बात है। हालांकि मुझे तो समझ में नहीं आता, और सार्वजनिक की तनख्वाह मिलती है, फैमिली पेंशन है, और उसके बाद पेंशन मिलेगी, तो 2 रोटी खानी है। बुढ़ापे में तो 2 रोटी भी हजम हो जाए बहुत है, बड़ी मुश्किल से होती है। बहुत सी दफ़ा शाम को 1 ही रोटी खा पाता हूँ, 80वें साल में चल रहा हूँ। तो ये 4th ग्रेड की जुडिशरी सबसे घटिया निखत। अगर जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए जुडिशरी से, तो पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसको मैंने 2nd ग्रेड में दिया है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये पुलिस उसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। इससे करप्शन अपना भी खत्म हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे लॉ बहुत स्ट्रांग लॉ है। ये मैकाले को इसने जैसा इंडिया में बना के दिए थे लॉ, ऐसे इंग्लैंड के लिए भी दिए थे। मैं यहाँ से वो गवर्नर जनरल के सिग्नेचर से वो लागू हो गए, तो यहाँ पार्लियामेंट वगैरह नहीं होती थी उस जमाने में। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 1861 में गवर्नर जनरल थे, उससे पहले गवर्नर ही होते थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो हार्डिंग थे, उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा था इंग्लैंड में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्योंकि राजा नंद कुमार जो थे, दीवान ऑफ मुर्शिदापुर नवाब मीर जाफर, उन्होंने रिश्वत दी थी हार्डिंग साहब को, तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट कर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो खैर अब गवर्नर जनरल साहब से फांसी टंगवा दिया राजा नंद कुमार को। गवर्नर जनरल की कंप्लेंट करेगा करप्शन की, तो यही होगा ना, और क्या मिलेगा कोई नाम। इंग्लैंड में मुकदमा चला वारंट हेक्स पे, 2 साल मुकदमा चला। अमेरिका के जो 2 बेस्ट लॉयर थे वो लिए, मुकदमा में उनके खिलाफ साबित नहीं हो सके जो इल्जाम, बरी हो गए। तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, अब आप खुश हो, आप मुकदमा जीत गए? उसने कहा खुश हूँ। मैं उसकी कीमत क्या है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाया था, बचाया था, वो सब ये वकील ले गए, एडवोकेट, आने जाने का खर्चा। इज्जत मेरी मिट्टी में मिल गई। 2 साल तक अखबारों में छपता रहा, मीडिया में, कि चोर है, चोर है, चोर है, बेईमान है। इज्जत मिट्टी में मिल गए। मेरे बीवी बच्चे भी सोचने लगे क्या किया मैंने, उनको भी मुझ पर शक होने लगा कि मैं क्या, सब कह रहे हैं चोर है, तो शायद चोरी की है मैंने। खैर मैं बच गया सजा का। तो जैसे आज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट आईपीसी का सेक्शन 409 है, ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में दूसरा नंबर होता था सेक्शन का, लॉ यही था। और इसमें उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है।
वरुण हसन साहब बच गया, एक भी दिन जेल में नहीं बिताया। अब उसने कहा, एक दीवान जो प्रधानमंत्री होता था मुर्शिदाबाद के नवाब साहब का, वो कहता रिश्वत दियो होगी भाई, मान लो। जैसे आज के जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, स्टेट के जो एमएलए एमपी है, वो मानते हैं कि हम तो हमारे खिलाफ तो क्रिमिनल केस है, शातिर बदमाश हैं हम। तो इसलिए मैं को थर्ड ग्रेड में रखता हूँ नेताओं को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, और फोर्थ ग्रेड में जुडिशरी को। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसको क्लास एक्शन सूट यूएस में भी फाइल किया जाए, क्योंकि यूएस के इन्वेस्टर्स को भी चीट किया है। कॉन्सीलमेंट ऑफ अवार्ड मिसरिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन, ये सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इट मेक्स एग्रीमेंट वाइडेबल। तो अडानी ग्रुप के सारे एग्रीमेंट वाइडेबल कर दी जाए। क्लास एक्शन सूट में यूएस में भी फाइल किया जाए और इंडिया में भी फाइल किया जाए। इंडिया में तो कंज्यूमर भी कर सकते हैं। जो सेक्शन क्लास एक्शन सूट एनसीएलटी में भी फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर भी और शेयर होल्डर भी। सो उनका नंबर 100 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 100 है 100। और साथ साथ उससे कंपनसेशन वसूल किया जाए, मुआवजा लिया जाए जो नुकसान हुआ है। तो सेक्शन 35A ऑफ दी CRPC, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर फंड बनाए और कंज्यूमर को, शेयर होल्डर्स को जिनको नुकसान हुआ उसको कंपनसेशन दे। क्या बुराई है? अच्छी बात है ना, तो ये होना चाहिए। तो इंडिया और क्लास एक्शन सूट का अभी तक तो इंडिया में कोई फाइल नहीं हुआ है, यूएस में तो बहुत हुए हैं। मुझे कानून बन गया 2013 में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 245, तो उसको आजमाना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए। तो ये अडानी ग्रुप से चालू हो। इसकी 10 कंपनियों में से पहले अडानी पावर को कर लेना, ग्रीन और अडानी पावर चालू कर ले, आस्ता आस्ता 10 कंपनी को लपेट दें। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी डूब गई, ऐसी अडानी ग्रुप भी डूब जाएगा। डूब जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और नए आ जाएंगी कंपनियाँ। तो मैंने जो था, जो अपनी एक किताब लिखी थी, स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस, फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, ये मेरी किताब जब कोरोना हो गया, फैल गया, लॉकडाउन हो गया, तो कैद खाने में फंस गए। ना मॉर्निंग में घूम वॉक करने का जा सकते हैं, ना इवनिंग में। बार बार पोस्टर चिपका देते थे ये BBMP वाले कि लॉकडाउन। अब ये टावर बंद हो गया। मेरी बेटी कहती थी पापा, तो मेरे बेटे ने कहा पापा आप बूढ़े हो गए हो, अगर ये बहू तो जाती है रोज़ हॉस्पिटल, ये डॉक्टर है, ये ड्यूटी पे जाएगी तो इसको तो 100% इन्फेक्शन होगा, और इससे आपको लग गया तो आपके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी, आप बेटी के पास चले जाओ। मैं बंगलौर में बेटी के पास चला गया भाई। तो वहाँ कभी कहीं किसी टावर पर पोस्टर चिपका दे, कभी कभी यहाँ तो मैं गुलामट में यहाँ घूम आता था चिरपन गुड्स में, पर बेटी की यहाँ बड़ा मुश्किल हो गया। 13 मंजिल से नीचे आना, 13 फ्लोर से, 13 माले से। मैं बाज नहीं आता था, मैं मौका मिलते, और वो कॉरिडोर बड़ा लंबा था, उसमें भी घूम लेता था। घूमता मैं जरूर था सुबह शाम। मेरी बीमारी बड़ी पुरानी है घूमने की, सुबह की और शाम को रोटी खा के, और दोपहर को भी लंच के बाद। तो इसमें किताब में मैं आपको नक्शल में बता दूं कि फ्यूचर सिविलाइजेशन है क्या। इसमें मैंने डिस्कस किया कि कोरोना हुआ क्यों। ये पहले भी ऐसी बहुत बीमारी हुई है। स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 में, तकरीबन कहते हैं 18-20% आदमी मर गए थे दुनिया के। अब किस कोरोना में 19 में पता नहीं कितने आदमी मर रहे दुनिया को कुछ पता नहीं। पता चलेगा जब गिनती होगी इंडिया में।
बाकी कंट्री में हुई है, चाइना में तो हुई है मतलब सेंसस, बाकी किसी कंट्री में शायद नहीं हुआ। तो इसमें मैंने कहा है कि इसको ज़मीन को वैकेट कर दो और इसमें दोबारा से जंगल लगा दो। अब आदमी कहाँ रहे? तो मेरा असेसमेंट ये है कि चाइना की और इंडिया की पॉपुलेशन, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पब्लिक, बाई 2075 और लेटेस्ट 2100, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से घट के 70 करोड़ के आसपास होगी। चाइना की भी शायद 60 करोड़ हो जाए। औरतों ने बच्चे पैदा बहुत कम कर दिए या नहीं भी कर रही, तो पॉपुलेशन घट जाएगी। उसके रहने के लिए वर्टिकल बिल्डिंग बनाइए आप 60 मीटर हाइट के स्काई क्रैपर, उससे जमीन खाली हो जाएगी। और जो फार्म हाउसेज हैं वो भी वर्टिकल बनाइए, टेम्परेचर कंट्रोल वर्टिकल बिल्डिंग्स। जो हमको अनाज चाहिए, फल सब्जी चाहिए, उससे दुगनी पैदा कर सकते हैं यूजिंग ओनली 10% ऑफ द लैंड। तो 90% जमीन खाली करके उसमें दोबारा से फॉरेस्ट कर दें, वुड लगा दें, शेर चीते घूमने के लिए छोड़ दें, आने दें जाने दें, तो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अब एनर्जी, तो मैं कहा जो चीपेस्ट एनर्जी है सोलर, विंड पावर, टाइडल पावर। हमारे 3,500 किलोमीटर का जो पेनिनसुलर इंडिया है, सी शोर है, तो वहाँ टाइडल एनर्जी, जो समुद्र में लहरें आती हैं और जाती हैं, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल को डेवलप करने की ज़रूरत है। इन्वेंटेड तो है, सोलर एनर्जी तो बहुत चल रही है, सूर्य की धूप मुफ्त मिल रही है, कोई चुभनी नहीं देनी पड़ती, इसे वाईफाई लगा के और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और वो भी टेक्नोलॉजी पहले 5 रुपये यूनिट हो रही थी, आजकल तो बिलो 1 रुपये, 1 रुपी, लेस देन 1 रुपी में वाईफाई की उसकी एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। तो सोलर एनर्जी, विंड पावर, हवा भी मुफ्त मिल रही है, चल रही है, कोई नहीं रोकता, तो वो उसको इस्तेमाल किया जाए। ये 3 मीन्स होने चाहिए, नो कोल फायर थर्मल पावर, गैस फायर, नेफ्था फायर, नो नथिंग लाइक दैट। तो इसको किया जाए। तो मेरे मोन क्या हुए, वर्टिकल रेजिडेंसेस, फैक्ट्रीज, फ्लैटेड फैक्ट्रीज। दिल्ली में झंडे वाले में है कुछ बनी है, तो कहा मैं 65-66 में बनी थी, 1965-66 में है वहाँ। फैक्ट्रीज को हम वर्टिकल ले जाए, फ्लैटेड फैक्ट्री बनाए, रेजिडेंस फ्लैट्स बनाए वर्टिकल 100 मीटर हाइट के। ये फार्म जो है खेती, ये भी वर्टिकल टावर्स में बनाए, ओपन लैंड की जगह। तो ये सोलर एनर्जी नेचुरल, कोई पोल्यूशन नहीं, ज़मीन खाली, जंगल उगा दो, वापस जो ज़मीन हमने चोरी की थी कुदरत से, नेचर से, उसको वापस लौटा दे, चोरी का माल। ज़मीन लो भैया, ये तुम्हारी ज़मीन, तुमको मुबारक। तो ये जो फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन है, ये जो मैंने लिखी थी 3 महीने में, क्यों जा तो सकते नहीं ना, आ सकते। मैं 5 बजे उठ जाता, 6 बजे तक उठ के है, और उसके बाद रात को 11-12 बजे तक किताब लिखता है। 3 महीने में किताब लिख मार के क्या करूँ खाली बैठ के? भाई मुझे जो आप जेल में बंद कर दोगे, मेरी फिजिकल बॉडी को ही करोगे ना लॉकडाउन में, मेरे दिल और दिमाग को तो नहीं बंद कर सकते आप। मैंने दिल और दिमाग आजाद था और ये किताब लिख दी 3 महीने में, क्योंकि दिल और दिमाग तो हमारा आजाद है, फ्री। तो मेरी फ्रीडम मेंटल एंड बाय हार्ट इट्स ऑलवेज फ्री, आज भी फ्री है। जब तक मैं जिंदा हूं मेरा दिल और दिमाग हमेशा आज़ाद रहेगा।
और आपकी सेवा में हमेशा आज़ाद रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि थर्ड ग्रेड कंट्री में फर्स्ट ग्रेड की है, तो इस पर होना चाहिए। ये आज़ाद, इसके आज़ाद अडानी ग्रुप के पहले दो कंपनी ले लो, अडानी एनर्जी और अडानी सोलर, और क्लास एक्शन सूट फाइल कर दीजिए। और ये तो क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, ये तो जो सेंट्रल ये 357A जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का, और हम सिविल प्रोसीजर कोर्ट का भी फायदा ले सकते हैं। CPC सेक्शन 89 ऑर्डर 32A रूल 3, कोर्ट विल स्ट्राइव टू सेटल डिस्प्यूट अमंगस्ट द पार्टीज। उसके लिए भाई मैं आर्बिट्रेटर हूँ। मैं 84 में मेरा लाइफ मेंबर बन गया था इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का। उसके बाद रिटायर हो गया अगस्त में 2005 में, तो नवंबर 2005 में मैं एन पैनल आर्बिट्रेटर हो गया। आज मैं इंडिया का सीनियर मोस्ट आर्बिट्रेटर हूँ 2024 में। मुझे आर्बिट्रेटर लगा दो, मैं सब फैसले 1 महीने में कर दूंगा, और बिना फीस के कर दूंगा, मुफ्त में कर दूंगा। जो आपकी मर्जी श्रद्धा और प्रसाद में दे देना। तो मुझे तो 2 केले खाने के लिए दे देंगे, बनाने को, उससे मेरा पेट भर जाएगा। तो ये हमें करना चाहिए। बहुत अच्छे हमारा बदलाव। वी आर फर्स्ट ग्रेड कंट्री एज फार एज सिटीजन, लॉ एंड मीडिया। और ब्यूरोक्रेसी हमारी दुश्मन नहीं है। सेकंड ग्रेड जो है वो तो बेचारे जैसे नौकरी कर रहे हैं पॉलिटिशियन के दबाव में, वो चुप रहते हैं, यस मैन है वो, बाकी करते अपने मनमानी है। जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, किसी के नहीं सुनता था, जो मर्जी आपने फाइल पे लिख दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन इशू नहीं होगी, तो आप कैसे काम एग्जीक्यूट करोगे? तो मुझको ठीक लगता था कर देता, नहीं लगता तो ऑब्जेक्शन लगाता था। यही किया सारी जिंदगी। सबको करना चाहिए। तो सरकारी नौकरी तो हमको मिलती है, तो जो गाय को हाथ लगा के पैदा होते उनको मिलती है ना। और बिजनेस भी, अब मैं देखता हूँ, बिजनेस की बात करता हूँ कि हमारा जो गुप्तों का बनियों का राज था 6th सेंचुरी तक, तो बहुत ऊंचाई पे पहुंचा। साइंटिफिक इन्वेंशन, मैथमेटिक्स, ज्योतिष, एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुस्लिम आए, औरंगजेब, उसके औरंगजेब के टाइम में दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड 23% इंडिया का शेयर था और 23% चाइना का था। ऐसे क्रम आते बिजनेसमैन थे, इसलिए इनको फर्स्ट ग्रेड में रखना पड़ेगा। मगर पॉलिटिकल जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बिजनेसमैन को खुले हाथों से बिजनेस नहीं करना चाहिए। सब जगह रिश्वत चाहिए है, औरंगेबाजी लगाते हैं। आज क्या पोजीशन उसका दिया कि वर्ल्ड की इकोनॉमी 100 ट्रिलियंस है, 100 ट्रिलियंस, उसमें 30 ट्रिलियंस जो है यूएस की इकोनॉमी है, और चाइना की इकोनॉमी 20 बिलियंस है, यानी कि 50 बिलियंस। सो यूएस की और चाइना की आधी तो इनकी इकोनॉमी है, बाकी जो 50 ट्रिलियन बची वो बाकी कंट्रीज की है। इंडिया की इकोनॉमी 3.5 3.5 ट्रिलियन है। कहाँ है चाइना और कहाँ है इंडिया? जबकि इनकी आबादी भी दोनों की बराबर है। हिंदुस्तान दुनिया भर के आदमी आकर माइग्रेट हो गए, इंडिया में बसे, क्योंकि ये बड़ी अच्छे आब हुआ, बहुत सारे रिवर्स, एग्रीकल्चरल बहुत बढ़िया, क्लाइमेटिक इशू बहुत बढ़िया।
चाइना के मुकाबले सब चीज़ इंडिया में बढ़िया है। इसलिए तो चाइना से भी आके आदमी बसे ना इंडिया में। ऊन, कुषाण, तो ये हमारे बिजनेसमैन को खुला हाथ दे दो, ये चाइना यूएस को पीछे छोड़ दे। टेक्नोलॉजी आज किसी की गुलाम नहीं है, फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है, इनको भी फ्री मार्केट दे दो, तो ये भी फर्स्ट ग्रेड के इंसान है। तो हम जो है फिर वन बिटर्स हो सकते हैं बिजनेसमैन, हमें ऊंचाइयों पे ले आ सकते हैं। मैं उसमें ऐसे अडानी जैसे नहीं चाहिए, उसमें टाटा जैसे चाहिए, उसमें धीरू भाई अंबानी जैसे चाहिए, उसमें घनश्याम दास बिरला जैसे आदमी चाहिए, अडानी नहीं चाहिए। इसमें अनिल अंबानी भी नहीं चाहिए। आप देखेंगे जो मैंने आपको बयान किया कि कंपनी लॉस ट्रिब्यूनल में क्लास एक्शन सूट बाय इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और 357A इन CRPC, इसका भी, अडानी का भी, गौतम अडानी और इसके प्यारे बहन भाई सबका हाल वही होगा जो अनिल अंबानी का हुआ। ध्रुव भाई अंबानी के दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों को बराबर बराबर बंटवारा हुआ। मुकेश अंबानी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया, बिजनेस में बहुत पैसा कमाया। मुकेश अंबानी इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में पड़ गया, और पॉलिटिशियंस के चक्कर में पड़ा तो डूब गया। ये पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते। तो इसका अडानी का भी, गौतम अडानी, विनोद अडानी, इनका भी सब वही हाल होना जो अनिल अंबानी का हुआ। थोड़ा टाइम की बात है, टाइम बड़ा बलवान। तो खैर ये होगा जो होगा, देखते ही रहते हैं। भविष्य को तो कोई नहीं जानता, मुझे तो उम्मीद होगा जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है, एक डूबेगा तो 100 बिजनेसमैन पैदा होंगे, कोई चिंता नहीं। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।